हाय एफएफलर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप में से किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करते हुए ज़रूर बताइएगा कि आज का ये पार्ट आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए लव विथ मिसअंडरस्टैंडिंग के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि विंग, जैन चेंग, वेसांग और लान वांगजी सारे के सारे एक ही टेबल पे बैठ के लंच कर रहे थे और लंच करने के बाद वो धीरे धीरे अब बातें करना भी स्टार्ट कर चुके थे। लेकिन वेसांग और जैन चैंग तो मानो हार्ट अटैक आते आते उनका बचा हुआ था जब लान वांगजी विंग से ये बोलता है कि वो उससे कभी भी हेल्प लेने आ सकती है, कभी भी उसकी हेल्प ले सकती है और चाहे तो उसकी फ्रेंड भी बन सकती है। और इस बात पे और भी ज़्यादा शॉकिंग रिएक्शन जो था ना वो तब उनके फेस पे आ चुका था जब वांगजी ने विंग को एक प्यारी सी स्माइल तक दे दी। उस इंसान ने स्माइल दे दी जिस इंसान के फेस पे स्माइल देखने का कभी उनको चांस ही नहीं मिला था। कभी उन्होंने आज तक लान वांगजी के फेस पे कोई स्माइल ही नहीं देखी थी। वो हमेशा एक कोल्ड प्रिंस था, कोल्ड प्रिंस ही रहेगा, उनको ऐसा लग रहा था। लेकिन उसको उन दोनों को ही आज ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं, आगे चल के ये कोल्ड प्रिंस चेंज हो सकता है और बहुत ज़्यादा बदल भी सकता है। जैन चेंग और वेसांग कुछ बोल पाते इससे पहले ही वांगजी समझ चुका था कि उसके ऊपर फिर से एक क्वेश्चन फेंक दिया जाएगा और जिस क्वेश्चन का आंसर उसको देना सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग वर्क लगेगा। इसलिए वो पहले ही इस बात को संभालते हुए अपनी रिस्ट वॉच पे देखता है तो वो देखता है कि लगभग सिर्फ 5 ही मिनट बच चुके हैं उनके क्लासरूम में वापस जाने के लिए। इसलिए वो वेसांग, जैन चेंग और विंग तीनों को ही इन्फॉर्म करता है कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट रह चुके हैं और उन्हें अब क्लास के लिए निकलना चाहिए। इसी के साथ सभी लोग अपने अपने रिस्ट वॉच पे देखते हैं तो वो भी यही महसूस करते हैं कि सिर्फ 5 मिनट रह चुके हैं और उन लोगों को अब क्लास के लिए निकलना चाहिए। और स्पेशली वेसांग को तो बहुत ज़्यादा टेंशन थी, अगर वो 1 सेकंड भी लेट हुआ तो उसके जो टीचर्स हैं वो जाके उसके भाई को कंप्लेन करेंगे। और उनके भाई ने तो उसको पहले ही धमकी दे रखी थी कि अगर एक और बार उसके कॉलेज से या उसकी क्लास से ये कंप्लेन आए कि तुम्हारा भाई हमारी क्लास में लेट पहुंचा है तो वो उसको किसी और कंट्री में भेज देंगे जहाँ पे उसे अकेले रहना होगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें अकेले मैनेज करने होंगे। इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसको अपनी लाइफ अकेले जीनी पड़ी। इसलिए वो चाहता था कि वो एटलीस्ट कॉलेज में पढ़े या ना पढ़े लेकिन वहाँ पे पहुँच तो टाइम पे जाए। इस बात पे वो भी एग्री करता है और जैन चेंग को जल्दी से चलने के लिए बोलता है। जैन चेंग भी अच्छे से जानता था कि उन्हें ऑलमोस्ट 3rd फ्लोर पे जाना है तो उन्हें भी जल्दी ही चले जाना चाहिए क्योंकि कॉलेज में कोई भी लिफ्ट वगैरह नहीं थी जिसकी वजह से वो आसानी से पहुंच सकते थे। उन्हें पैदल ही जाना था, बाई सीढ़ियाँ ही उन्हें चढ़ के जानी थी तो वो भी जल्दी से निकल जाते हैं। पीछे रह जाते हैं विंग और वांगजी। विंग और वांगजी भी अब अपने अपने फ्लोर्स को जाने को तैयार थे और लकीली उन दोनों के ही जो क्लासेस थी ना वो सेम फ्लोर पे थे, यानी कि 2nd फ्लोर पे ही उन दोनों की क्लासेस थी। बट वांगजी की जो क्लास थी वो विंग से थोड़ा और आगे थी, यानी कि 2-4 क्लास बाद वांगजी की क्लास आती थी। इस बात पे वांगजी विंग को अप्रोच करते हुए बोलता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम दोनों हमारे फ्लोर तक से साथ में चल सकते हैं। तो विंग भी इस बात पे एग्री करता है और बोलता है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी वो यहाँ पे अभी नई नई है, इसकी वजह से उसे अकेले ही जाना पड़ता है, अकेले ही आना पड़ता है और उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मुझे अच्छा ही लगेगा अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो। इस बात पे वो भी वांगजी को एक स्वीट सी स्माइल देती है और वांगजी तो इस स्वीट सी स्माइल को देख के ही लगभग बेहोश होने वाला था। बट सख्त लौंडा है, संभाल लेगा। वांगजी और विंग अपने अपने फ्लोर्स को चलने के लिए तैयार होते हैं और वो चलना स्टार्ट करते हैं। इस बात पे वांगजी विंग को एडवाइस करते हुए बोलता है मुझे लगता है कि आज तुम ये तो समझ गई होगी कि तुम आज लेट पहुंची हो। तो विंग भी अपने सर को नोट करते हुए बोलता है हाँ, मैं लेट पहुंची थी। तो इस बात पे वांगजी उसको रिप्लाई करता है तुम टाइम पे पहुंच सकती थी लेकिन वो तुम्हारी ही गलती थी जिसकी वजह से तुम थोड़ा लेट हो गई। अगर तुम कॉलेज में एंटर कर रही हो तो मैंने तुम्हें देखा था, तुम काफ़ी डरी सहमी सी थी, तुम्हारे तो लेग्स भी सेक कर रहे थे। क्या कोई प्रॉब्लम थी क्या तुम कॉलेज नहीं आना चाहती थी? तो इस बात पे विंग बोलती है बोलता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्चुअल मैं यहाँ पे पहली बार आ रही थी और कोई मेरा फ्रेंड्स भी नहीं था यहाँ पे, इसलिए मैं थोड़ा डर गई थी और मुझे अंदर अकेले आने में थोड़ा सा डर लग रहा था। या ये कहो कि एक नई जगह पे मैं कैसे एडजस्ट कर पाऊँगी, ये सोच के मैं थोड़ा सा नर्वस फील कर रही थी। इसलिए मैं कॉलेज के एंट्रेंस से ही थोड़ा बहुत डरने लगी थी।
इस वजह से मैं थोड़ा लेट भी हो गई थी। विंग इस बात पे थोड़ा सा एक प्यारा सा पाउट भी अपने फेस पे ले आता है और वांग जी उस पाउट को देखते हुए ना, हाय हाय क्या हाल हो रहा था उसका। तो वांग जी फिर से आंसर करते हुए बोलता है, तुम किसी कॉलेज में आई हो, तुम किसी जेल में नहीं गई थी जिसकी वजह से तुम इतना डर रही थी। तुम्हें यहाँ पे किस बात का एडजस्टमेंट करना है, तुम यहाँ पे पढ़ने के लिए आई हो, तो बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल से तुम यहाँ पे डरी सहमी नहीं आओगी। अब कौन सी बात है, तुम अपनी लाइफ जी रही हो, किसी के टुकड़ों पे नहीं पड़ रही हो, कोई तुम्हें यहाँ पे हेल्प नहीं कर रहा है तुम्हारी पढ़ाई में, तुम्हारे यहाँ पे फीस वगैरह भरने में, तो तुम पूरी तरीके से खुद के अकॉर्डिंग जी सकती हो। कोई भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो तुम पे एहसान कर रहा है, जिसके तले तुम्हें दबने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से तुम्हें नर्वसमेंट हो। क्यों हो रही है तुम्हें नर्वसमेंट? अब कौन सी बात है, अगर तुम अपने एक्सपेंसेस खुद मतलब उनको अफोर्ड कर रही हो, तुम यहाँ पे अपनी काबिलियत के दम पे आए हो, तुम अच्छे से जानते हो यहाँ पे आने के सिर्फ 2 ही रूल होते हैं। एक तो तुम्हें रिच होना होता है, ऊपर से तुम्हें ब्राइट स्टूडेंट भी होना होता है। अगर इन दोनों में से एक भी क्वालिटी तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम यहाँ पे नहीं आ सकती। तुम अच्छे से जानती हो ना ये बात। तो विंग अपने सर को हिलाते हुए हामी भरती है। तो इस बात पे वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स सी बात है, तुम अगर जानती हो तो तुम्हें इस बात पे भी भरोसा होना चाहिए कि तुम यहाँ के लायक हो, और अगर तुम यहाँ के लायक हो तो तुम्हें सिकी लेग्स के साथ यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। तुम पूरे प्राउड के साथ आओ, पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आओ, ताकि तुम उसी ब्राइटनेस के साथ आगे भी बढ़ सको। क्योंकि अगर एक बार तुमने अपने आप को किसी से कम आंकना शुरू कर दिया ना, तो तुम बार बार नीचे गिरते जाओगी, और एक दिन इस तरीके से नीचे गिरते जाओगी जहाँ पे तुम उठ भी नहीं पाओगी। अभी से खुद को संभालना सीखो, तब जाके आगे जाके तुम बहुत ज़्यादा सक्सेस भी अचीव कर पाओगी। ऐसा कहते हुए वो विंग को फिर से एक प्यारी सी स्माइल देता है, जिस स्माइल को देख के कहीं ना कहीं विंग भी घायल हो रहा था। लेकिन उसकी जो आइडेंटिटी थी, उसको देखने के बाद, उसको समझने के बाद, उसको याद करने के बाद, वो खुद से सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा था, तुम गलती कर रहे हो, प्लीज़ ज़्यादा हद से ज़्यादा आगे मत बढ़ना। ऐसा कहते हुए वो खुद को समझा रहा था। और फिर से वो वांग जी का थैंक यू करता है कि उसने उसको इतनी प्यारी सी एडवाइस दी, और साथ ही में उसको हेल्प करने का भी वादा किया। इस बात के लिए वो उसको अगेन से थैंक यू करती है, और लगभग उन दोनों की बातें चलती रहती। लेकिन आगे ये बातें बढ़ पाती इससे पहले ही विंग अपने क्लास के आगे पहुंच चुका था, और आगे पहुंचने के बाद उसको क्लास के अंदर एंटर करना था और वांग जी को यहाँ पे विंग का साथ छोड़ना था। विंग और वांग जी दोनों ही अपने अपने क्लासेस में जा चुके थे और पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी थी, और अब वक्त आ चुका था कॉलेज की छुट्टी होने का, यानी कि सभी लोगों के अपने अपने घर जाने का। दूसरी तरफ वांग जी था जो कि खुद ही ड्राइव करके घर जाने वाला था, और एक तरफ विंग था जो कि इस वक्त अपनी गाड़ी का वेट कर रहा था, जो कि उसके ऑफिस के एंड से उसके लिए डेली भेजी जाती थी, जहाँ पे उसको पहले स्कूल से भी पिकअप करने के लिए वही आती थी, तो उसे ड्रॉप करने के लिए वही आती थी। ऐसा नहीं था कि विंग ने ड्राइविंग नहीं सीखी थी, बट अभी उसकी जो एज थी ना, वो एलिजिबल नहीं थी ड्राइविंग के लिए, इसलिए लगभग 1 साल तो उसे एटलीस्ट और वेट करना पड़ेगा अपनी ड्राइविंग लाइसेंस जो उसके पास आने वाला था उसके लिए, और उसके बाद ही वो ड्राइव स्टार्ट कर सकता था। और वैसे भी वो और ज़्यादा अपने लाइफ में झमेले नहीं चाहता था, इसलिए वो कोई और रूल्स तोड़ना भी नहीं चाहता था। इसलिए वो हमेशा ही अपने ऑफिस से के एंड से जो उसके लिए गाड़ी आती थी उसी में ही आया जाया करता था। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी वो कम ही यूज़ किया करता था। वांग जी ने जैसे ही विंग को देखा कि वो वेट कर रहा है, तो उसको लगा कि शायद विंग वहाँ पे किसी कैब के लिए या फिर दूसरी गाड़ियों के लिए वेट कर रहा है। तो वो उसे अप्रोच करके पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे? तो विंग उसका आंसर करते हुए बोलता है, थैंक यू, बट थोड़ी ही देर में मुझे लगता है कि मेरी भी गाड़ी आ जाएगी, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आपके साथ जाना चाहिए। और अगेन से थैंक यू कि आपने मुझसे पूछा, और बाकी सारी काइंडनेस के लिए भी बहुत बड़ा वाला थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि इन फ्यूचर आप मेरी हेल्प ज़रूर करेंगे। इस बात पे विंग अपनी आंखों को फिर से नीचे की तरफ झुका लेता है। दूसरी तरफ वांग जी था जो विंग की इस सादगी पे ना अपना तो मानो दिल खोते जा रहा था, लेकिन वो भी इस वक्त ज़बरदस्ती नहीं कर सकता था कि आओ ज़बरदस्ती मेरी गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर भेज दूँगा या घर छोड़ दूँगा,
क्योंकि वांग जी का बिहेवियर कभी ऐसा था ही नहीं। उसने कभी किसी को इतने टाइम अप्रोच नहीं किया था। हालांकि वो बात अलग थी कि उसकी कोई इंटेंशंस गलत नहीं थी, और तब भी उसकी इंटेंशंस कभी गलत नहीं रही अगर उसने कभी किसी की हेल्प के लिए मना भी किया हो तो। लेकिन इस बार विंग को देख के उसको कुछ अलग फील हो रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि ये बाकी लड़कियों से बहुत ज़्यादा अलग है, ये बहुत ज़्यादा सीधी है और उसको थोड़ी सी चालाकियाँ तो सीख ही लेनी चाहिए। और अगर ये चालाकियाँ नहीं सीखती हैं तो किसी न किसी को इसके साथ रहना चाहिए जो कि इसे प्रोटेक्ट कर सके, इसका साथ दे सके और इसे हर एक चीज़ सिखा सके कि कैसे उसको इस नई जगह पे, इस न्यू वर्ल्ड में जहाँ पे उसने अभी अभी कदम रखा है, वहाँ पे उससे जीना है। और सही भी बात है, यहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा सीधापन अपने अंदर लेके आया था। उसे नहीं पता था कि आगे चल के उसकी लाइफ में और कितनी चीज़ें आने वाली हैं, स्पेशली तब जब वो वांग जी के इतने क्लोज आ रहा है। तो उसे नहीं पता है कि इन फ्यूचर उसे कितनी लड़कियों की बुली सहनी होगी। और देखा जाए तो वांग जी कहीं ना कहीं ये सब कुछ समझ चुका था और वो यही चाहता था कि विंग थोड़ा सा तो सही, लेकिन थोड़ा सा तेज हो जाए, थोड़ा सा चालाक हो जाए, किसी को रिवर्स टर्न करना, किसी को उल्टा जवाब देना वो सीख जाए। वो सच में चाहता था। भले ही आज तक उसे कभी भी इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि लड़कियां कितनी तेज़ हैं। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था जब लड़कियां आपस में ही लड़ झगड़ पड़ती थी या एक दूसरे को उल्टा जवाब देती थी। उसे वो लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद आती थी। लेकिन इस वक्त विंग को देख के उसे लग रहा था कि यार थोड़ा बहुत तो इसके अंदर चालाकी होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ विंग था जो ये सोच रहा था कि ये मेरे सामने से कब जाएगा, क्योंकि जो वांग जी सोच रहा है ज़रूरी नहीं है वही विंग भी सोच रहा हो, विंग भी उसी के ख्यालों में डूबा हो, ऐसा तो ज़रूरी नहीं हो सकता है ना। वांग जी देख सकता था कि अभी तक विंग ने अपनी नज़रें ऊपर नहीं उठाई हैं। तो इस बात पे वांग जी उससे बोलता है, चलो ठीक है, तुम सेफली घर चले जाना और उम्मीद करता हूँ जो भी एडवाइसेस मैंने तुम्हें दी हैं उन पे तुम काम करोगी और कल से बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के इस कॉलेज में एंटर कर रही होगी। क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़कियाँ अगर डर के, सहम के इस जगह पे आएंगी ना तो तुम्हें बहुत कुछ फेस करना पड़ सकता है। उम्मीद करता हूँ कि कल से तुम्हारे अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस होगा। इसी के साथ वांग जी ने अपनी कार को ड्राइव किया और वहाँ से चले गया। दूसरी तरफ विंग था जो कि अभी तक यही सोचने में लगा हुआ था कि क्या वांग जी ने जो उससे बोला है, क्या उसको उस पर काम करना चाहिए, क्या उसको कॉन्फिडेंसली अपनी लाइफ को जीना चाहिए, क्या उसको अपने अंदर के हर एक डर को बाहर निकाल देना चाहिए, क्या उसे भी अधिकार है कि वो अपनी लाइफ को अपने तरीक़ों से जी सके। लेकिन इससे पहले कि वो इस बात पे कोई डिसीजन ले पाता, उसकी गाड़ी भी पहुंच चुकी थी और विंग उस गाड़ी के अंदर बैठ के अपने घर को जा चुका था। लगभग 20 मिनट के बाद जब वो दोनों ही अपने घर पहुंच चुके थे, यानी कि विंग और वांग जी अपने घर पहुंच चुके थे, तो तब जाके उन दोनों ने ही अपने आप को अपने अपने घरों के काउच पे फेंक दिया। बहुत टायर्ड सा ये दिन उनको ऐसा फील हो रहा था। और अब फाइनली उन लोगों के बॉडी को थोड़ी सी रिलीफ फील हो रही थी कि वो अब आराम से, शांति से थोड़ा आराम कर सकते हैं। एक तरफ विंग था जो ये सोच रहा था क्या 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 उसे उस लड़के की दी गई एडवाइस इस पे थोड़ा भी ध्यान देना चाहिए, क्या उसे खुद को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहिए। जैसे एक लड़कियों को थोड़ा सा एटीट्यूड में थोड़ा सी उनके अंदर चालाकियाँ होती हैं, या फिर किसी को भी एकदम इतना शांत रहना, इतना सीधापन भी सही नहीं है। वो ऐसा सोच रहा था। दूसरी तरफ वांग जी था जो ये सोच रहा था क्या सचमुच में आज के टाइम पे भी कोई लड़की इतनी सीधी हो सकती है, जो कि कॉलेज में आने में पहले दिन ही इतना डर रही थी। उसने कॉलेज में आने के बाद, यानी कि फर्स्ट हाफ में, अपना कोई फ्रेंड तक नहीं बनाया। क्या सच में कोई लड़की इतनी सीधी हो सकती है? वो सोच रहा था कि उसने कभी किसी को अपना फ्रेंड नहीं बनाया। उसके पीछे उसके रीजंस थे। वो कभी भी अपनी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता था और कभी भी किसी के इतने क्लोज भी नहीं जाना चाहता था। उसे लोगों की बातें बहुत ज़्यादा बकवास लगती थी। किसी की बुराइयाँ सुनना, किसी के मैटर्स में बेफालतू में अपने एडवाइसेस दे देना, या फिर इधर उधर की बातें जो भी हर कोई करता है। ऐसा नहीं होता है कि लड़कियां ही इधर उधर की बातें करते हैं, लड़के भी बहुत ज़्यादा इधर उधर की बातें करते हैं। तो इन सब चीज़ों से वांग जी बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहता था। इसलिए उसने ज़्यादातर अपने कोई फ्रेंड नहीं बनाए थे, और अगर बनाए भी थे तो वो थे वेसांग और चैन। वो भी उसकी क्लास से, उससे एक क्लास सीनियर थे। तो उसको इस बात से कोई ज़्यादा बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता था कि उसके फ्रेंड कैसे हैं। और वो दोनों ही अच्छे से जानते थे कि वांग जी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं पसंद, ये बकवास करना या फिर
किसी दूसरे की बुराई करना, तो वो उस बात को उसके सामने ध्यान दिया करते थे। वैसे तो वो दोनों वैसे भी अपने में ही मगन रहते थे, क्योंकि वो दोनों की बहुत अच्छी बनती थी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार उन दोनों की कंपनी एक दूसरे के साथ होती थी। तो उन दोनों को ही किसी और के मैटर्स पे ध्यान देने का, किसी और की लाइफ पे ध्यान देने का कोई मतलब भी नहीं बनता था, कभी टाइम भी नहीं हुआ था। वो तो अपने में ही इतना उलझे रहते थे, क्योंकि एक के ब्रदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, जिसकी वजह से ही वेसांग बहुत ज़्यादा परेशान रहता था और कॉलेज या स्कूल आने के बाद ही उसको थोड़ा सा रिलीफ फील मिला करता था। दूसरी तरफ जैन चैंग की मॉम यानी कि मैडम यू, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी। उन्हें कभी भी ये पसंद ही नहीं आया कि उनके बेटे का ध्यान पढ़ाई से हट के कहीं और जाए। वो हमेशा से बस यही चाहती थी कि उनका बेटा बहुत अच्छे से डिग्री ले ले और उसके बाद उसकी कंपनी को, यानी कि जो जैंग कोऑपरेशन है, उस पे अपना बहुत अच्छा सा मतलब परफॉर्मेंस दे और आगे जाके उसके पिता की जो पोजीशन है, इस वक्त चेयरमैन की जो पोजीशन उसके पिता संभाल रहे हैं, उसके डैड संभाल रहे हैं, आगे जाके वो उसी पोजीशन को संभाले और उसी लगन से, उसी मेहनत के साथ काम करे जिस तरीके से वो दोनों ही करते हैं। यानी कि मैडम यू और जैन फेंगम्यान दोनों ही बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर थे, और वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होने के साथ साथ वो समझदार भी बहुत ज़्यादा थे। वो अच्छे से जानते थे कि अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे हर एक चीज़ को बैलेंस करना है। उन्होंने कभी भी अपने दोनों बच्चों को, यानी कि यान ली और जैन चैंग, दोनों को ही कभी ऐसा फील नहीं कराया कि उनके लिए उनका बिजनेस से सब कुछ है, और प्रायोरिटी पे भी उन्होंने कभी अपने बिजनेस को नहीं रखा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अपने बच्चों को ये सिखा दे कि तुम्हारे माँ बाप के पास सब कुछ है और तुम आराम से जी सकते हो। उन्होंने हमेशा ही ये कोशिश की है कि मतलब जो उनके बच्चे हैं ना, वो समझे, पैसे की वैल्यू को समझे, टाइम की वैल्यू को समझे, उन्होंने जो हार्ड वर्क किया है उसको समझे, और आगे आगे चल के वो इस हार्ड वर्क को और भी कितना इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरीके से संभाल सकते हैं, इस बात को भी समझे। वो बस यही चाहते थे, और इसलिए उन्होंने अपने घर और बिजनेस दोनों को ही बहुत अच्छे से मेंटेन रखा था। इस वक्त वो लोग भी अपने अपने घरों में पहुंच चुके थे, और वांग जी इस वक्त काउच पे बैठे बैठे सिर्फ विंग के बारे में सोच रहा था। विंग भी कुछ कम नहीं था, वो भी इस वक्त वांग जी के भी ही बारे में सोच रहा था। हालांकि वो बात अलग है कि उसने वांग जी की मतलब किसी पर्सनल चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था, उसके दिए गए एडवाइसेस के बारे में सोचा था। लगभग आधा घंटा ऐसे ही निकाल देने के बाद अब वो दोनों ही अपने अपने रूम्स में जा चुके थे फ्रेशन अप होने के लिए। इस तरफ जहाँ पे वांग जी के घर में बहुत सारे सर्वेंट्स थे, और वांग जी के घर आते ही उन्होंने कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर लिया था वांग जी के लिए, ताकि वो मतलब कुछ स्नैक्स वगैरह या थोड़ा बहुत खाना खा ले, ताकि रात के डिनर तक उसको भूख ना लगे। दूसरी तरफ विंग था, जो कि अपने इस बहुत बड़े घर में यानी कि वी मैंसन में अकेला था। उसको घर आने के बाद कोई भी नहीं था जो उसको ग्रीट करता, या उसके घर आने के बाद उसके लिए खाना बनाता, उसके लिए कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें प्रिपेयर कर लेता। उसको हर एक चीज़ खुद ही करना था, और उसने कभी भी कोई सर्वेंट को अलाउ नहीं किया कि वो उसके लिए मतलब खाना बनाए, या उसके कपड़े धो ले, या फिर साफ़ सफाई कर ले घर की। ये चीज़ें विंग को ऐसा लगता था कि शायद घर आने के बाद अगर वो इन सब चीज़ों में अपने आप को बिजी रखेगा, तो शायद वो बहुत जल्दी ही अपने मॉम डैड की जो मतलब यादें हैं ना, उनसे बाहर निकल सकता है। ऐसा नहीं है कि वो अपने मॉम डैड को भूलना चाहता था, लेकिन अपने मॉम डैड को हमेशा याद करके रोते रहना ही उसके लिए सही भी नहीं था, और वो ये बातें समझता भी था। इसलिए उसने हमेशा से ही खुद के सारे काम खुद ही करना सही समझा था, और आज भी वो यही करने वाला था। घर आने के बाद, फ्रेशन अप होने के बाद वो किचन में गया था, और किचन में जाने के बाद उसने हल्का फुल्का सा कुछ अपने लिए बना लिया था। उसके बाद उस ब्रेकफास्ट को या स्नैक्स वगैरह जो भी उसने बनाए थे, उसको करने के बाद वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है। जैसे ही वो पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है, तो उसको फिर से वही चीज़ें याद आती है जो कि वांग जी ने उसको बोली थी, और कहीं ना कहीं वो खुद में ही डिसाइड भी कर चुका था कि ठीक है, कल से मैं एक अलग तरीके से सबके सामने जाऊंगा। आज जिस डरे सहमे लड़की को उन सभी ने देखा है, कल मैं उन्हें उस लड़की को नहीं देखने दूंगा। इसके साथ फिंग अपने होमवर्क को करना स्टार्ट कर देता है। इन सभी बातों के साथ ये पहला दिन भी निकल चुका था, और अब नेक्स्ट मॉर्निंग जहाँ पे सभी स्टूडेंट जितने भी कॉलेज वाले थे, हर कोई रेडी होने को तैयार था अपने कॉलेज के लिए। हर कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने में
बिजी था तो कोई बहुत ज़्यादा हैंडसम दिखने में बिजी था। वहीं जैन चेंग था जो इस बात से बड़ा खुश था कि उसने तो कल ही अपना होमवर्क कर लिया था। लेकिन दूसरी तरफ वे सांग था जो इस बात से परेशान था कि वो कॉलेज से आते ही अपने वीडियो गेम में लग गया था, अपने गेम्स खेलने में लग गया था और उसकी वजह से उसने आज होमवर्क ही नहीं किया है। वो बहुत ज़्यादा परेशान था और सुबह उठते उठते ही उसने इतनी हरी भरी में अपना होमवर्क किया था ना कि मानो उसकी नोटबुक में उसके द्वारा लिखे गए वर्ड नहीं हो। ऐसा लग रहा था कि आसमान में कौवे उड़ रहे हैं। ऐसा इतना गंदा उसने होमवर्क किया था। लेकिन क्या करना था, उसको तो करना तो था ही, कंप्लीट तो करना ही था। वो किसी भी तरीके से नहीं चाहता था कि उसके ब्रदर तक उसकी एक और कंप्लेन आई, क्योंकि उसके ब्रदर ने उसको पहले ही धमकी दे के रखी थी कि अगर एक और कंप्लेन, दैट मीन्स तुम इस कंट्री से बाहर। उसके ब्रदर ने उसको संभालने की, समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, लेकिन वे सांग खुद में ही इतना मगन रहता था। उसको बस अपनी इंजॉयमेंट की पड़ी रहती थी। उसको कभी भी अपने फ्यूचर की कोई चिंता ही नहीं हुई, जिसकी वजह से उसके ब्रदर भी अब परेशान होने लगे थे। लगभग 6-7 साल पहले जब उनके फादर की डेथ हुई थी, उसके बाद से नियमिंग जो ही अपने ब्रदर को संभाल रहे थे, उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे थे। तब जब उनके फादर की डेथ हुई थी, मतलब उनके फादर बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर हुआ करते थे और एक दिन किसी बिजनेस ट्रिप से लौटते वक्त उनके फादर के साथ उनके बॉस और मतलब जो भी उस गाड़ी में थे उन सभी की डेथ हो चुकी थी। उसके बाद से ही नियमिंग जू ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे अपने भाई की। लेकिन उनके भाई को तो बस इस बात से फ़र्क पड़ता था कि उसकी नीड्स पूरी होनी चाहिए और उसकी जो इंजॉयमेंट है ना, उसमें कोई भी मतलब कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। और इसीलिए वो इस कंट्री से जाना भी नहीं चाहता था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि किसी दूसरी जगह जाके उसको बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वहाँ पे उसको उसके भाई नहीं मिलने वाला है जो हर एक चीज़ उसकी हर एक इच्छा को पूरी करेगा, हर एक चीज़ उसके सामने एकदम ऐसे पेश कर देगा जैसे कि वो एक राजकुमार है। वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत चीज़ों में एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे उसको अगर मेहनत करनी ही है तो बस पढ़ाई में, वो अपने भाई को बस पढ़ाई में ही जो है, मतलब इसी बात से उसके भाई खुश हो जाते थे और बाकी चीज़ें उनको कुछ नहीं चाहिए थी। लेकिन अब तो लगता था कि वे सांग का इस चीज़ में भी कोई ध्यान नहीं रहने वाला है। सभी लोग अपने कॉलेज के लिए तैयारियां करने लगे थे और लगभग आधे घंटे के बाद सभी लोग अपने अपने घरों से निकल भी चुके थे और अब सभी लोग कॉलेज के अंदर एंटर भी कर चुके थे। हर कोई कॉलेज में पहुंच चुका था और लास्टली विंग कॉलेज के अंदर एंटर करता है। हालांकि वो आज लेट नहीं था, लेकिन फिर भी वो सबसे लेट मतलब सबसे लास्ट आया था। वे सांग भी आज पहले ही पहुंच चुका था और वो जैन चेंग और लान वांग जी के साथ पास ही के बेंच में बैठ के बातें कर रहा था। भले ही लान वांग जी को इस बात से इरिटेशन होने लगी थी कि एटलीस्ट अभी के टाइम पे तो उसको अकेला छोड़ दिया जाता, कम से कम वो थोड़ा पढ़ाई कर लेता, लेकिन नहीं, इस वक्त भी इन दोनों ने जल्दी आके उसका टाइम ख़राब कर दिया है। विंग भी आज और दिनों के मुकाबले, यानी कि कल के मुकाबले 10 मिनट पहले ही अपने कॉलेज में आ चुका था और आज वो कॉलेज थोड़ा सा चेंज होके गया था। उसने अपने आप को थोड़ा चेंज किया था, लेकिन वो चेंज कैसा है ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करते हुए जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय।